ब्याज दरें आसमान छू रही हैं। बंधक दरें 17% के स्तर से ऊपर जा चुकी हैं। पिछले कुछ हफ्तों में 10 वर्षीय ट्रेजरी यील्ड लगभग 70 आधार अंक बढ़ गई है। हाल ही में हमने जो बंधक दरों में वृद्धि देखी है वह एक महीने की भुगतान के दृष्टिकोण से घर की कीमत में 6% की वृद्धि के बराबर है। हम दरों को 5% की ओर वापस लाने की उम्मीद कर सकते हैं। तो अगला सवाल यह है कि ब्याज दरें कितनी ऊंची जाएंगी। मैं आपके लिए उत्तरों का खुलासा करने जा रहा हूं, या कम से कम उत्तरों पर अपनी राय 3 सरल और तेज चरणों में। पहला कदम, चलिए 2 विचारधाराओं पर चर्चा करते हैं कि क्या चीजें ब्याज दरों को प्रभावित करती हैं। हम 10 वर्षीय ट्रेजरी का उपयोग एक प्रॉक्सी के रूप में करेंगे। क्या यह जारी की जा रही ट्रेजरी की आपूर्ति है, या यह विकास और मुद्रास्फीति की अपेक्षाएं हैं? मैंने यह चार्ट बनाया। मैंने इसे थोड़ा सरल बना दिया, रेखाओं को पूरी तरह से सीधा बनाते हुए, लेकिन संपादक इस दौरान मूल चार्टों का संदर्भ देंगे जो 1980 से 2020 तक जाएंगे। अब दूसरे चरण में हम 2020 से आज की तारीख पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। बाईं ओर हम 0% से 15% तक जाते हैं। यह लाल रेखा और काली रेखा पर लागू होता है। दाईं ओर हम 0 से शुरू होकर 20 तक जाते हैं, ट्रिलियन डॉलर। यह नीली रेखा का संदर्भ दे रहा है। तो नीली रेखा यहां से शुरू होगी। अमेरिकी संघीय सरकार का कर्ज 1980 में हम 1 ट्रिलियन डॉलर से कम थे। इसे 800-900 बिलियन कहें। यह आज जहां हम हैं उसके मुकाबले एक राउंडिंग एरर है, न कि सिर्फ 2020 के लिए, बल्कि आज हम लगभग 30 ट्रिलियन डॉलर पर हैं। फिर इस पर कदम नंबर 2 में और अधिक। लेकिन 1980 से 2020 तक, तो चलो इसे 40 साल मान लेते हैं, कर्ज लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 22 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया। अब ध्यान रखें, यह न केवल सरकारी कर्ज का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि अमेरिकी ट्रेजरी की आपूर्ति का भी। क्योंकि अगर कर्ज बढ़ता है तो परिभाषा के अनुसार इसका मतलब है कि एक घाटा है। इसलिए सरकार को इन ट्रेजरी को अधिक से अधिक जारी करना होगा। तो अब चलिए काले रेखा और लाल रेखा पर चलते हैं। 1980 में दोनों लगभग 15% के आसपास थे। यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होगा, जैसा कि अमेरिकी संघीय सरकार द्वारा मापा गया है, और 10 वर्षीय ट्रेजरी दरें। और आप देख सकते हैं कि वे लगभग 15% से सीधे नीचे जाते हैं। 2020 में लगभग 0% तक। तो इस चार्ट के आधार पर क्या 10 वर्षीय ट्रेजरी दरें मुद्रास्फीति और विकास की अपेक्षाओं का पालन करती है या कम? क्या यह ट्रेजरी की आपूर्ति का पालन करती है? यह स्पष्ट है कि वे विकास और मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं का पालन करते हैं। और आप यह तर्क कर सकते हैं कि इन 10 वर्षीय ट्रेजरी दरों और अमेरिकी संघीय सरकार द्वारा जारी की गई ट्रेजरी की आपूर्ति के बीच वास्तव में एक विपरीत संबंध है। तो यहां कोई बहस नहीं है। यह स्पष्ट है कि कौन सा विचारधारा सही है। और अगर आपको और सबूत की जरूरत है संपादक, तो आगे बढ़ें और 10 वर्षीय ट्रेजरी दरों के साथ नाम मात्र जीडीपी का एक चार्ट दिखाएं। क्योंकि अगर आप इस पर विचार करें तो हालांकि यह परिपूर्ण नहीं है, नाम मात्र जीडीपी विकास और मुद्रास्फीति को मापने का एक शानदार तरीका है, क्योंकि हम वास्तविक जीडीपी को लेते हैं और इसका उपयोग आर्थिक विकास की मात्रा के लिए एक प्रतिनिधि के रूप में करते हैं, और फिर हम जो भी मुद्रास्फीति थी उसे जोड़ते हैं और इसी तरह आप नाम मात्र जीडीपी प्राप्त करते हैं। तो आप इस चार्ट को देखकर देख सकते हैं कि 1970 के दशक में जब ब्याज दरें लगातार बढ़ रही थीं और फिर 1980 के बाद ब्याज दरें लगातार घट रही थीं, यह लगभग अमेरिकी संघीय सरकार के नाम मात्र जीडीपी के साथ सटीक रूप से मेल खाता है। कदम नंबर 2,
अब जब हमने यह स्थापित कर लिया है कि ब्याज दरों के लंबे छोर का मुख्य चालक विकास और मुद्रास्फीति है, न कि जारी की गई ट्रेजरी की आपूर्ति, आइए हम इस पर ध्यान केंद्रित करें कि 2020 से आज 2024 तक उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति का कारण क्या था, ताकि हम निकट भविष्य में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति के फिर से तेज होने की संभावनाओं या ऐसी स्थिति की निरंतरता का निर्धारण कर सकें जहां कीमतें अभी भी बढ़ रही हैं, लेकिन वे धीरे धीरे बढ़ रही हैं। अब इससे पहले कि हम हाल की मुद्रास्फीति के बारे में बात करें, मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग इस समय अपने कंप्यूटर स्क्रीन, टीवी या अपने सेल फोन पर, जहां भी आप यह वीडियो देख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जॉर्ज आपको कुछ नहीं पता, आप पूरी तरह से कहानी से भटक गए हैं। क्योंकि क्या आपको नहीं पता कि अगर सरकार अधिक से अधिक खर्च करती है और इसलिए वे अधिक ट्रेजरी जारी करते हैं, तो यह अपने आप में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति पैदा करेगा और इसलिए यह दरों को लंबी अवधि के अंत में बढ़ा देगा। यह एक अच्छा तर्क था। लेकिन चलिए वापस चलते हैं उन चार्ट्स की ओर जिन्हें हमने पहले चरण में देखा था। 1980 से 2020 तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई के चार्ट को देखें। यह नीचे गया, जबकि इसी समय कर्ज सीधे ऊपर गया। तो मुझे इस 40 वर्षीय समय सीमा के भीतर दिखाओ कि कब ट्रेजरी की आपूर्ति ने वास्तव में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में फिर से तेजी लाई। यह नहीं हुआ। और आप कई चार्ट देख सकते हैं जो बिल्कुल उसी चीज की ओर इशारा करते हैं, न केवल कुल कर्ज, बल्कि चलिए 1980 से कर्ज और जीडीपी के अनुपात पर नजर डालते हैं। यह 1980 में लगभग 30-50 से शुरू होकर सर्वासियस बीमारी से ठीक पहले 100% से अधिक तक पहुंच गया। आइए 1980 में बजट घाटे पर नजर डालते हैं, 2.5%। 2019 में सर्बासियस बीमारी से ठीक पहले 4.5% और घाटे अब 6% से अधिक के साथ विशाल हैं। लेकिन मैं यह बताना चाहूंगा कि 2011 में वैश्विक वित्तीय संकट जीएफसी के बाद उदाहरण के लिए घाटा जीडीपी के 8% से अधिक था। तो हर एक मेट्रिक जिसे आप देखते हैं, चाहे वह जीडीपी के मुकाबले कर्ज हो, चाहे वह घाटा हो, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में या कुल कर्ज 1980 के बाद से बहुत बहुत खराब हो गया है। लेकिन फिर भी अमेरिकी संघीय सरकार द्वारा मापी गई मुद्रास्फीति या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1980 के अंत में 15% से अधिक से घटकर आज 2.4% पर आ गई है। तो निष्कर्ष यह है कि मुझे नहीं लगता कि सरकारी खर्च या घाटे के लिए एक बहुत अच्छा तर्क है जो मुद्रास्फीति की फिर से तेजी का कारण बनेगा। अगर कुछ भी है तो वे विरोधी डिफ्लेशनरी हैं, जैसा कि मेरे अच्छे दोस्त लिन ऑल्डन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए 2020 के बाद जो हुआ है उस पर वापस चलते हैं। हमें यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि क्यों हुई और लंबे समय की अवधि के अंत में दरें क्यों बढ़ गई हैं, जबकि फेड ने आगे की ओर ब्याज दरों को 5.25% तक बढ़ा दिया है वक्र के अंत में। खैर, सबसे पहले चलिए M2 मुद्रा आपूर्ति पर नजर डालते हैं। हम सभी जानते हैं कि यहाँ क्या हुआ और यह चार्ट आपको M2 मुद्रा आपूर्ति में वर्ष दर वर्ष परिवर्तन को दिखाता है, जिसे इस काले रेखा द्वारा दर्शाया गया है। और यह वास्तव में इस सर्वासस बीमारी के दौरान पैराबोलिक हो जाता है, एक ऐसे बिंदु पर जहां वर्ष हम M2 मुद्रा आपूर्ति वृद्धि में 25% दुआए से अधिक की वृद्धि देख रहे थे। अब जो वास्तव में दिलचस्प है वह यह है कि आपको बारीकी से देखना होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग कहते हैं, ओह यह तो सरकारी खर्च था। वे सभी इस उद्धरण मुद्रा छापने का काम कर रहे थे और यही कारण था जिसने वस्तुओं और सेवाओं के पीछे दौड़ने वाली मुद्रा इकाइयों की मात्रा में वृद्धि की। लेकिन यह सच नहीं है। देखिए, यह वृद्धि वास्तव में दो चीजों का संयोजन थी। हाँ, यह अमेरिकी संघीय सरकार या फेड द्वारा गैर बैंक संस्थाओं से ट्रेजरी खरीदने की प्रक्रिया थी जो क्यूई के माध्यम से हुई। यह निश्चित रूप से M2 मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हुई, लेकिन यह भी था कि लोग अपने क्रेडिट लाइनों का उपयोग कर रहे थे। तो अगर हम 2020 में वापस जाएं, इस समय के दौरान सभी को लगा कि दुनिया खत्म होने वाली है। सरकार लोगों को एक पिंजरे में बंद कर रही थी और व्यवसायों को बंद करने के लिए मजबूर कर रही थी। तो इन व्यवसाय मालिकों को नहीं पता था कि उन्हें फिर से राजस्व कब मिलेगा।
इसलिए वे बैंक गए और कहा, हे, वह $1 लाख की क्रेडिट लाइन, मुझे इसे निकालने की जरूरत है। मुझे अपने चेकिंग खाते में ASAP $100,000 की जरूरत है, क्योंकि मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि मैं अगले कुछ महीनों में जो भी आएगा उससे बच सकूं। तो यह बैंक क्रेडिट का विस्तार है। इसलिए यदि आप इस समय सीमा के दौरान जारी किए गए बैंक क्रेडिट की मात्रा को देखते हैं, तो आप देखते हैं कि यह भी सीधे ऊपर की ओर बढ़ता है। तो यह महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि अगर हम 2025 में जाते हैं और मान लेते हैं कि हमें एक मंदी का सामना करना पड़ता है, तो क्या यह संभावना अधिक है कि फेड QT से QE की ओर लौटेगा और इससे M2 मुद्रा आपूर्ति बढ़ सकती है? बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि यह वृद्धि, विशेष रूप से यदि यह मंदी के जवाब में है, केवल बैंक क्रेडिट में कमी को संतुलित करेगी। तो अगर हम उस चार्ट को देखें और जूम आउट करें, तो हम देख सकते हैं कि बैंक क्रेडिट 2022 से लगभग स्थिर है। और जब आप पूरी तरह से वैश्विक वित्तीय संकट GFC तक वापस जाते हैं, तो यह निश्चित रूप से प्रवृत्ति से बहुत 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 नीचे है। अब उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति में योगदान देने वाली अगली चीज क्या थी? खैर, यह सरकार के पैसे खर्च करने का तरीका था। वे बचतकर्ताओं से पैसे ले रहे थे और उस पैसे को सीधे उन लोगों को दे रहे थे जिनकी खर्च करने की प्रवृत्ति अधिक थी। दूसरे शब्दों में, स्टिमी चेक। तो 2025 में ऐसा होने की कितनी संभावना है? खैर, हमारे पास एक मंदी है। मुझे लगता है कि UBI निश्चित रूप से चर्चा में है। लेकिन फिर क्या यह मुद्रास्फीति को तेज करेगा या यह केवल उस चीज को संतुलित करेगा जो होती अवस्फीति? दूसरे शब्दों में, यह विरोधी डिफ्लेशनरी है। मेरा आधार मामला यह है कि यह बस विरोधी डिफ्लेशनरी होगा। हमारे लिए UBI या स्टेमी चेक प्राप्त करने की संभावना बहुत कम है जब तक कि हम मंदी में नहीं जाते। और यदि आप संयुक्त राज्य अमेरिका में मंदी के इतिहास को देखें, तो वे अवमूल्यनकारी हैं। 1970 के दशक में, जब हमारे पास बेरोजगारी में भारी वृद्धि के साथ एक मंदी थी, तब मुद्रास्फीति की दर कम हुई, बढ़ी नहीं। और फिर आखिरी बात, निश्चित रूप से जो कीमतों के आसमान छूने में योगदान दिया, वह आपूर्ति श्रृंखलाओं का टूटना है। तो सरकार ने आपको एक पिंजरे में बंद कर दिया। वे वस्त्र सेवाएं उत्पन्न करने की अनुमति नहीं देंगे। फिर वे सभी को स्टेमी चेक देते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है? लेकिन 2025 में इन वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के टूटने की संभावनाएं क्या हैं? मान लीजिए कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं होता, भगवान न करे। मुझे लगता है कि संभावना बहुत कम है। इस कदम का सार यह है कि यदि हम 2020 से 2024 तक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में योगदान देने वाले कारकों पर ध्यान दें, तो मुझे लगता है कि 2025 में मंदी के बाहर इसे देखने की संभावना बहुत कम है। और अगर हमें मंदी का सामना करना पड़ता है, तो केंद्रीय योजनाकार समय को टालने के लिए सबसे अधिक संभावना है कि हम ऐसे ही रहेंगे। महंगाई को बढ़ाने के बजाय इसे एंटी डिफ्लेशनरी को बनाना चाहिए, एक ऐसे स्तर तक जहां महंगाई फिर से बढ़कर चलिए 7%, 8%, 9% तक पहुंच जाए, जैसा कि हमने 2022 की गर्मियों में देखा था। तीसरा कदम। अब हम कुछ अन्य कारकों पर चर्चा करते हैं जिनका बहुत से लोग मानते हैं कि वे उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति में योगदान करते हैं। जैसे कि अगर ट्रंप जीतते हैं, टैरिफ लागू करते हैं, तो अमेरिका में आयातित सामान की कीमतें बढ़ जाएंगी। वैसे आप जो अधिकांश सामान होम डिपो, वॉलमार्ट, टारगेट से खरीदते हैं, वह चीन जैसे स्थानों से आयातित होता है। ठीक है। या अगर कमला हैरिस चुनी जाती है और ऊर्जा नीति के साथ कुछ बेवकूफी करती है, तो यह बहुत संभव है कि यह तेल की कीमत को $70 प्रति बैरल से बढ़ाकर $500, $820 या शायद इससे भी अधिक ले जा दे। हमें पता है कि तेल लगभग हर एक सामान के उत्पादन में एक इनपुट है जो हम खरीदते हैं। आइए इन मुद्दों को संबोधित करना शुरू करते हैं एक चार्ट को देखकर जो मैंने बनाया है। यह असली चार्ट नहीं है, बस पहले कदम की तरह, लेकिन यह आपको दृश्य देता है। मैं इसे यहां बहुत सरल रखने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए कि यह अमेरिका में बैंक क्रेडिट का एक चार्ट है और आप में से अधिकांश जानते हैं कि अधिकांश डॉलर उधार देकर अस्तित्व में लाए जाते हैं।
तो अगर हम यह पता लगाना चाहते हैं कि धन की आपूर्ति या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई के साथ क्या होने वाला है, जो ब्याज दरों को ऊपर या नीचे ले जाता है, तो हमें खुद से पूछना होगा बैंकों के साथ क्या हो रहा है, वे क्या कर रहे हैं। और चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि बैंक क्रेडिट लगातार बढ़ता जा रहा है और यह $0 से बढ़कर चलिए कहते हैं $9 तक पहुंच गया है। फिर से हम इसे बहुत सरल रखेंगे, यह सब इस अवधारणा के बारे में है। लेकिन चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि हम अर्थव्यवस्था में मंदी में चले जाते हैं, बैंक उधार देना नहीं चाहते और वैसे आरण की मांग भी कम हो जाती है। तो बैंक क्रेडिट के उसी प्रवृत्ति रेखा पर बढ़ने के बजाय मान लीजिए कि यह समतल हो जाता है। मान लीजिए कि हमारे पास एक गंभीर मंदी है जहां बैंक उधारी या बैंक क्रेडिट वास्तव में 5 तक गिर जाता है। तो हम यहां जो कर रहे हैं वह यह है, बैंक क्रेडिट को उन मुद्रा इकाइयों के संकेतक के रूप में देखा जा सकता है जो वस्तुओं और सेवाओं का पीछा कर रही हैं, और यह केवल एक काल्पनिक बात नहीं है। यदि आप 2001 में आई मंदी को एक उदाहरण के रूप में देखें तो आप देखेंगे कि बैंक क्रेडिट स्थिर हो गया। यदि आप जीएफसी को देखें तो आप इसे भी समतल होते हुए देखेंगे यदि थोड़ा सा गिरावट नहीं आती है। और सर्वासिस बीमारी के दौरान या जो हमने पिछले कुछ वर्षों में देखा है, हमने देखा है कि बैंक क्रेडिट कभी-कभी घटता है और हाल ही में समतल हो गया है और थोड़ा ऊपर की ओर बढ़ रहा है, लेकिन 2020 से पहले जो प्रवृत्ति थी उसके करीब भी नहीं है। तो निष्कर्ष यह है कि इस अत्यधिक सरलित अर्थव्यवस्था में हमारे पास केवल $9 हैं, बस इतना ही। तो चलिए यहां सभी के पसंदीदा औसत व्यक्ति के पास चलते हैं और हम कहेंगे कि वह पूरे का प्रतिनिधित्व करता है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था, तो उसकी बैलेंस शीट पर हमारे पास बाईं ओर संपत्तियां हैं और दाईं ओर देनदारियां हैं। हम केवल उन $900 पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो उसके पास हैं। तो हर महीने जो को 3 चीजें खरीदनी होती हैं, तेल, कपास और गेहूं। तेल की कीमत $5 है, कपास और गेहूं प्रत्येक $2, जो बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कि जो के पास खर्च करने के लिए $9 हैं। लेकिन अगर कमला हैरिस चुनाव जीत जाती है और तेल की कीमत $5 से बढ़कर $9 हो जाती है, तो क्या होगा? अब हमारे पास एक समस्या है, क्योंकि याद रखें बैंक और अधिक मुद्रा इकाइयां नहीं बना रहे हैं। बैंक क्रेडिट स्थिर है क्योंकि मान लेते हैं कि हम मंदी में चले गए हैं, भले ही यह हल्की हो, और इसलिए अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही है। बैंक उधार देना नहीं चाहते, लोग उधार लेना नहीं चाहते। तो अब कपास उत्पादकों और गेहूं उत्पादकों के लिए एक समस्या है, क्योंकि जो को इस तेल को प्राथमिकता देनी है, उसे इसकी अधिक आवश्यकता है बनिस्बत उसे कपास और गेहूं की। तो कपास और गेहूं के उत्पादकों का क्या होता है? वे दिवालिया हो जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि तेल, कपास और गेहूं दोनों के उत्पादन में एक घटक था या इसका उपयोग किया गया। इसलिए जब तेल की मांग $9 तक पहुंचती है तो यह कम होने लगती है, क्योंकि ये संस्थाएं व्यवसाय से बाहर हो जाती हैं। जो अजीब है कि यह कीमत $9 से वापस $5 तक चली जाती है, जहां से यह शुरू हुई थी। इसलिए यदि बैंक अधिक से अधिक क्रेडिट जारी नहीं कर रहे हैं तो अधिक नहीं बनाया जा रहा है। आप जो कर रहे हैं वह इन वस्तुओं में से एक की कीमत लेना है, चाहे वह तेल का परिणाम हो, टैरिफ का, या वही चीज। आप मूल रूप से पीटर को लूटकर पॉल को भुगतान कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास पर्याप्त मुद्रा इकाइयां नहीं हैं। आपको अपने खर्च को प्राथमिकता देनी होगी, जिससे आप किसी और चीज से खर्च कम करते हैं, जिससे उन व्यवसायों को नुकसान होता है और वे दिवालिया हो सकते हैं। वे कर्मचारियों को निकाल देते हैं, बेरोजगारी की दर बढ़ती है, कुल मांग घटती है, जिससे जो भी चीज प्राथमिकता दी गई थी उसकी कीमत भी वापस नीचे आ जाती है।
लेकिन रुकिए, मान लें हमारे पास एक गंभीर मंदी है जहां बैंक उधारी से मुद्रा इकाइयों की मात्रा $9 से घटकर $5 हो जाती है। फेड क्या करने वाला है? वे आकर क्वांटिटेटिव ईजिंग करेंगे। बिल्कुल 100%। लेकिन अगर वे मात्रात्मक सहजता क्वांटिटेटिव ईजिंग करते हैं इस तरह से कि वे गैर बैंक संस्थाओं से उन ट्रेजरी को खरीद रहे हैं, तो हम जानते हैं कि इससे M2 पर प्रभाव पड़ सकता है, जिससे यह फिर से बढ़ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह एक स्तर पर वापस जाएगा जो उपभोक्ता कीमतों में फिर से तेजी लाने का कारण बनेगा, जिसका मतलब है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI 2 से 4, 8, 10 और यहां तक कि उससे भी अधिक हो जाएगा, क्योंकि वे वास्तव में केवल उस खाली स्थान को भर रहे हैं जो बैंक आरण में कमी के कारण उत्पन्न हुआ था। तो निष्कर्ष यह है कि यदि हम ब्याज दरों के बढ़ने, समान रहने या घटने की संभावनाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें यह समझने से शुरू करना होगा कि दीर्घकालिक दरें विकास और मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं द्वारा संचालित होती हैं, न कि आपूर्ति या निर्गम की मात्रा से। फिर हमें यह विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि 2020 से 2022 तक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि क्यों हुई, और हमें यह पूछना चाहिए, क्या यह 2025 में भी ऐसा ही होगा? मेरा आधार मामला होगा नहीं। और अंत में हमें इस पीटर से चोरी करके पॉल को भुगतान करने की गतिशीलता को समझना होगा। और दिन के अंत में मैं वास्तव में केवल यह दोहरा रहा हूं कि मिल्टन फ्रीडमैन ने कई बार कहा है कि मुद्रास्फीति हमेशा और हर जगह एक मौद्रिक घटना होती है। तो अगर आपके पास बैंक अधिक से अधिक क्रेडिट नहीं बना रहे हैं या अधिक से अधिक मुद्रा इकाइयां अस्तित्व में नहीं ला रहे हैं, तो यह बहुत उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति या कम से कम स्थायी उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति होना कठिन है, अगर असंभव नहीं, खासकर जब ट्रंप टैरिफ लागू करते हैं या जब तेल की कीमत $70 प्रति बैरल से बढ़कर $120 हो जाती है। तो यह सब कहने के बाद मेरा अनुमान या मेरा आधार मामला 10 वर्षीय ट्रेजरी यील्ड के लिए यह है कि हालांकि हम इसे अगले कुछ महीनों में बढ़ते हुए देख सकते हैं। अगर हम एक साल आगे बढ़ें तो मुझे लगता है कि 10 वर्षीय ट्रेजरी यील्ड के 3% या उससे कम पर व्यापार करने की संभावना 5% या उससे अधिक पर व्यापार करने की तुलना में बहुत अधिक है। और इसका कारण यह है कि मैं सोचता हूं कि यदि हम उन 12 महीनों को आगे बढ़ाते हैं तो विकास और मुद्रास्फीति की अपेक्षाएं आज की तुलना में बहुत कम होंगी। अधिक सामग्री के लिए जो आपको धन बनाने और नियंत्रण से बाहर केंद्रीय बैंकों और बड़े सरकारों की दुनिया में सफल होने में मदद करेगी, इस प्लेलिस्ट को यहां देखें और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।